दर्द भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राड़े सागर, आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। और आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो लोकतंत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर ये कहा जाए कि जमहूरियत में इसी तरह से काम होने चाहिए तो कोई अतिरंजना पूर्ण बात नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति ने जो मैनिफेस्टो जारी किया और अपने मैनिफेस्टो के आधार पे अगर उसने काम करना शुरू किया तो उसे कहते हैं लोकतंत्र के आचार का, लोकतंत्र के विचार का और लोकतंत्र के सिद्धांत का पूरी तरह से अक्षरशः अनुपालन करना। और आज झारखंड में बिल्कुल वही हो रहा है। झारखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसने पहली मर्तबा दिखाया कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र में जनता के अधिकार क्या होते हैं। जनार्दन के जनता जनार्दन जिनको कहा जाता है उनके अधिकार क्या होते हैं। उनके अधिकारों के प्रति सरकार को किस तरह से सजग रहना चाहिए। अगर किसी को 56 इंच का सीना देखना हो तो सत्ता पाने के बाद कोई भी देश में तांडव मचा सकता है, उसको उपलब्धि नहीं कहा जा सकता। देश को प्रदेश को डरा करके रखा जा सकता है, उसको उपलब्धि नहीं कही जा सकती। विपक्ष को डरा करके रखा जा सकता है, उसको उपलब्धि नहीं कही जा सकती। जो संवैधानिक संस्थान है उसको ध्वस्त करके डरा करके अपने फायदे के लिए उपयोग किया जाए, उसको उसको ये कभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये व्यक्ति अच्छा शासक है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये बयां किया जाएगा कि फला शासक क्रूर था और फला शासक अपने दायित्वों के प्रति, संविधान के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायित्व से भरा हुआ था। जब किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बयान दे कि हमें इस प्रदेश के लोगों को 25 करोड़ तक के जो टेंडर होंगे, उस टेंडर में हमारे प्रदेश के लोगों को यानी झारखंड के लोगों को 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा है। उनके जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने भी कहा कि हमारे प्रदेश में उनको वरीयता के आधार पे नौकरियां दी जाएंगी जो सरकारी विद्यालय में पढ़ करके आएंगे। और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे बेहतरीन कोई कदम नहीं हो सकता है। संविधान कहता है कि शिक्षा को सर्वग्राही बनाइए, क्षेत्र के समाज के हर तबके में लेके जाइए, चाहे वो निचले स्तर तक ही क्यों न हो। शिक्षा को मुफ्त और कंपलसरी बनाइए। अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो उसका ये मतलब होता है। जब कोई शिक्षा मंत्री ये कहे कि जो स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, राजकीय विद्यालय से पढ़ करके आएंगे उनको नौकरियां ये राज्य देगा, तो ये लगता है कि उस प्रदेश का शिक्षा मंत्री कितना सजग है शिक्षा के प्रति। वो बताना चाहता है कि प्राइवेट विद्यालयों में जो महंगी महंगी फीसें शुरू होती हैं उसके समानांतर हम राजकीय विद्यालयों को खड़ा करेंगे। और आज ऐसी बेहतरीन सरकार और उस बेहतरीन सरकार के बेहतरीन मुख्यमंत्री जिनको देखा जाए तो जिसको कहा जाता है 56 इंच का सीना, इसको कहते हैं 56 इंच का सीना, जो समाज के प्रति सजग हो जाए, समाज के प्रति अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सजग हो जाए और खास तौर से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हो जाए, उसे कहते हैं 56 इंच का सीना। और नहीं तो बाकी 56 इंच का पेट हो सकता है, 56 इंच का सीना नहीं हो सकता। और इस बात को वो किसी दूसरे कानून के दायरे में नहीं कह रहे हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 38 बकायदा इस बात की वकालत करता है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ
welfare of the people. The state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effective as it may a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institution of national life. अगर इकोनॉमिकल स्थिति पे जब हमारे देश के प्रधान सेवक ये कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अगर कोई सरकार प्रयास करती है तो इस सरकार की सराहना की जानी चाहिए, और अगर इसका कोई विरोध करता है तो निश्चित तौर पे दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये कि वो हिंदू नहीं हो सकता जो इसका विरोध करता है, और दूसरी चीज वो व्यक्ति संवैधानिक नहीं हो सकता, और जो संविधान के मर्यादाओं का उल्लंघन करे तो उसे किसी भी हालत में इस देश का देशभक्त नहीं, अगर कुछ माना जा सकता है तो देशद्रोही माना जा सकता है। इसलिए झारखंड के लोगों को सरकार के इस अतुलनीय प्रयास को, वास्तव में जो 56 इंच का सीना दिखाया गया है, उसके लिए आगे आना चाहिए और बढ़ करके समर्थन करना चाहिए। हम अपने अतिथियों से आप सभी का समर्थन, आप सभी का परिचय कराएं, और इसके बाद बारी बारी से हम सभी के विचार लेंगे और समझेंगे कि झारखंड की सरकार ने किया है वो कितना उचित है और कितना अनुचित है। उस झारखंड स्टेट के लोगों को कितना समर्थन में खड़ा होना चाहिए और कितना विरोध में खड़ा होना चाहिए। विरोध करने का क्या मतलब होगा, समर्थन करने का क्या मतलब होगा। सबसे पहले हमारे बीच में जो उपस्थित है नवाब अली अकबर साहब, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, विधि पे बड़ी अच्छी पकड़ है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम नवाब साहब। हमारे बीच में योगेंद्र कुमार नीरज जी, जो समाज विज्ञानी है, आपकी भी समाज के प्रति चिंतन बड़ी गहरी है, और समाज का ढांचा ऊंचा कैसे तैयार किया जाए उस पे भी बड़ी गहरी पकड़ है। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे बीच में है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी जो भूगोल के छात्र रहे हैं और शैक्षणिक कार्यों से भी काफी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। भूगोल पे आपकी बड़ी पकड़ है, समाज पे तो है ही है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न लेकर के योगेंद्र कुमार नीरज जी हम आपके पास आ रहे हैं कि एक सरकार जिसने मैनिफेस्टो जारी किया और उस मैनिफेस्टो के आधार पे अपनी सरकार चलाना शुरू किया, और अपने किए गए वादे, जो मैनिफेस्टो चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे हैं, उस वादों को अगर पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तो क्यों किसी के पेट में मरोड़ उठ रही है। जी योगेंद्र कुमार नीरज जी। भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वे सभी अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। ये आज तक का इतिहास रहा है कि किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो के अनुसार कार्य नहीं किया, और मैनिफेस्टो में सारे लोक लुभावन इनके मुद्दे होते हैं, और प्रमुख मुद्दा होता है वो होता है रोजगार, पॉवर्टी एलिवेशन, और उसके बाद सबके साथ बंधुत्व की विचारधारा के अनुसार जो कुछ भी उद्गम किए जा सके। ये कभी अमल में नहीं आया। देश की एक छोटी से राज्य ने इसकी पहल की, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इसके पहले भी छुटपुट प्रयास किए जाते रहे हैं, और ये प्रयास जो कि सामने आया है और सार्थक होते दिख रहा है क्योंकि एक मुख्यमंत्री ने उस पर कार्यान्वयन करने की कोशिश की है। मैं साधुवाद देता हूं उस प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को, जिसने कि एक कदम आगे बढ़कर सोचा। इस बात को केवल कहने मात्र से मैनिफेस्टो में लागू नहीं होता, इसको क्रियान्वित करने की जब कोशिश की गई, उसी के साथ वह 15% तबका जिसने देश की संपूर्ण जर जमीन पर कब्जा कर रखा है, इससे सारी संपत्ति अपने हाथ में ले रखी है, उसके होना आवश्यक। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये सब कुछ उनका है, उससे छीना जा रहा है। वस्तुतः वो
इस समग्र देश के बहुत जो निवासी है उसको केवल और केवल एक मजदूर के रूप में देखता है, उनको अपनी रियाया के रूप में देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उनके अलावा अन्य वर्ग जो इस देश में निवास करते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो और माइनॉरिटीज के अन्य घटक जो भी हैं, वे कभी भी उनके बराबर आ पाए। और इसीलिए वो एक न एक उद्यम करते रहते हैं। यही लोग जब 10% का आरक्षण लोकसभा में पारित करना हुआ तो इन लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। क्यों? क्योंकि इनके हित की बात थी कि सब तो ले ही रखा है हमने, ये 10% और राइट हो गया संवैधानिक। संविधान के अनुसार अगर हम प्रियम्बल देखें तो उस प्रियम्बल के अनुसार बंधुता और इस देश में समरसता का वह वातावरण होना चाहिए जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक परिकल्पना की थी और पीएमएलए में डाला था कॉन्स्टिट्यूशन के, बट वो तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। शिक्षा के प्रति इन्होंने जो दोहरे मापदंड अपना रखे हैं, आज की डेट में बहुजन वर्ग का एक आम परिवार का व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। अच्छी शिक्षा से तात्पर्य आज की इनकी परिभाषा में वो विद्यालय है, वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर की कैपिटेशन फी और मोटी फीस ली जाती है और बच्चों को अध्ययन कराया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। योगेन जी, फिर शिक्षा हम आपके पास आएंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। अभी एक पहली मर्तबा सबको एक बार शरीक कर लेने दीजिए। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी के पास हम आपके पास आ रहे हैं। आप अपना ऑडियो खोल लीजिएगा, ऑडियो आपका बंद है। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जब ऑलरेडी संविधान में ये मान्यता है और आर्टिकल 38 बकायदा इस बात की वकालत करता है, आर्टिकल 38 इस बात की छूट देता है कि स्टेट अपने राज्य में अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी पे लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए अगर किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत पड़े तो वो प्रयोजन कर सकते हैं। और उस प्रयोजन ही नहीं किया उस सरकार ने, बकायदा उस सरकार ने मैनिफेस्टो जारी किया था। मैनिफेस्टो जब जारी किया तो मैनिफेस्टो को लागू करने की दिशा में अगर वो सरकार बढ़ रही है तो आखिर 56 इंच का जो पेट है उसमें दर्द क्यों उठ रहा है? जी डॉक्टर दुर्गा राणे प्रसाद। राणे साहब, आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। राणे साहब, स्थिति यह है कि ये देश संविधान के हिसाब से चलाया ही नहीं जा रहा। अगर कोई चलाने का प्रयास कर रहा है तो वो ताकतें जो इस देश के संविधान को नहीं मानती, वो कतई इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देश का संविधान तो ये कहता है कि इस देश के हर चीज में, चाहे सत्ता हो, चाहे संसाधन हो, चाहे नौकरियां हो, हर जगह समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, तभी एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश का शासन सत्ता, इस देश की शासन सत्ता की बागडोर उन लोगों के हाथ में रही जो कभी भी न्याय प्रिय नहीं रहे, जो कभी भी लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं रहे। इस देश में और भी इसके पहले इस तरह के प्रयास हुए थे। मुझे याद है कि कुमारी मायावती जी ने भी अपने शासन काल में एक बार इस तरह से ठीकों में रिजर्वेशन देने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो बहुत सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो छोटा प्रयास था। पहले तो हम इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत आभार उनका, कि कम से कम समाज के ऐसे तबकों को जो विशेष रूप से ट्राइबल क्षेत्र के वो रहने वाले लोग हैं, जो विकास की मुख्य धारा से एकदम कटे हुए हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संसाधनों के पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जो संविधान का भी विरोध करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले, जैसा कि आपको ज्ञात है, कि अनुसूचित जात को और अनुसूचित जनजाति को उनकी संख्या के आधार पर
रिजर्वेशन दिया गया है, भागीदारी दी गई है, और ओबीसी को 27% की भागीदारी दी गई है। एक प्रयास अभी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कि वहाँ ओबीसी का जो रिजर्वेशन का प्रतिशत था वह मध्य प्रदेश में मात्र 14% था और झारखंड में मात्र छत्तीसगढ़ में मात्र 7% था। उसको बढ़ा करके कोर्ट के आदेश के आधार पर 27% करने का प्रयास छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किया था। लेकिन वही कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच में इंदिरा साहनी के केस में देती है, फैसला देती है कि ओबीसी को 27% का उनकी भागीदारी दी जाए, उसी ने ही 27% की भागीदारी देने से मना करवा दिया। और आज भी छत्तीसगढ़ में 7% ओबीसी को और मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर कोई सरकार, कोई व्यक्ति संविधान के हिसाब से समाज के सारे वर्गों को डॉक्टर साहब फिर हम आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब फिर आएंगे। हम जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सभी के लिए जो है 3 राउंड हम सबके पास आएंगे और 3-3 मिनट के समय निर्धारित है और हम कोशिश करेंगे अपने अतिथियों से कि हमें भी कोऑपरेट करें और 3 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। नवाब अली अकबर साहब, हम आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये बकायदा आर्टिकल 38 इस बात की गवाही देता है कि अगर राज्य में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनइक्वलिटी या डिस्पैरिटी, असमानता की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे समान लाने के लिए स्टेट कुछ इस तरह के निर्णय ले सकती है और उस निर्णय में फिर कोई बाधा नहीं बन सकता। और अगर ये सरकार झारखंड की कर रही है तो झारखंड की सरकार का मतलब ये है तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो वाहवाही दी जानी चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन पता चला उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी खिंचाई की जा रही है, उसके विरोध में लोग उतर रहे हैं। तो ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? हम ये समझना चाहते हैं कि जो लोकतंत्र में भाई जो मैनिफेस्टो का अनुपालन तो करना चाहिए, जो लोग उसका विरोध करते हैं उनको आप क्या संज्ञा देंगे? नहीं, वो तो उनका भी, जैसे हम योगेंद्र जी ने कहा कि जब 10% का आरक्षण मिला तो बड़ी मिठाइयाँ बांटी गई, बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई। तो सब चाह रहे हैं कि सारा चीज उन्हीं लोगों को मिल जाए, उस वर्ग को। लेकिन अब इन्हीं ने आर्टिकल 38 का वो करते हुए, वाकई बहुत असीमित पावर है राज्यों को कि उसमें अपने जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनको अगर बढ़ाने के लिए, और वो मैनिफेस्टो में भी उन्हीं ने दिया था अपने, और उन्हीं ने उसका पालन किया उस मैनिफेस्टो का, वो वाकई एक दाद के काबिल हैं, धन्यवाद के काबिल हैं। और वाकई 56 इंच का सीना दिखाया उन्होंने, हिम्मत दिखाई। तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हर चीज का, सब सरकारी को बेचे जा रहे हैं संपत्तियां के, ये एक तरह से आरक्षण को खत्म करने की, इनडायरेक्ट वे में आरक्षण को खत्म कर रहे हैं कि जब प्राइवेट के पास सब चला जाएगा, जैसे बीएसएनएल चला जाए, एनजीसी चला जाए, या रेलवे के कुछ है या वो है, तो इसमें आरक्षण कहीं से होएगा ही नहीं, प्राइवेट पे तो लागू होगा नहीं ये। तो ये एक जो साजिश बहुत बड़ी चल रही है इस पे कि सब बेच दो देश का सारे, तो कहाँ से आरक्षण मिलेगा इन लोगों को। दूसरे, हम एक इसके साथ साथ इनके भाजपा के जो एमपी हैं गणेश सिंह जी, इनको भी एक धन्यवाद देंगे कि इन्होंने भी भाजपा के सांसद रहते हुए 112 सांसदों को चिट्ठी लिखी है कि आरक्षण बचाने के लिए आप ट्वीट करिए, प्रधानमंत्री को लिखिए। और सबको इन्होंने, अब करीब 131 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में मिला के, लोकसभा में खाली 112 है, तो उसी में से गणेश सिंह जी ने और भगवान लाल साहनी जी ने, इन लोगों ने काफी प्रयास किए हैं, शुरू कर दिए हैं और काफी चिट्ठी लिखी है। उनको भी, उन्होंने भी सीना अपना दिखाया है कि वाकई हिम्मत की है वहां पे रहते हुए, जहाँ पे इतना दबाया जा रहा है, सबको डराया जा रहा है,
लेकिन उन्होंने कम से कम इतना तो किया कि सबको चिट्ठी लिखी। तो वो भी एक आरक्षण को बचाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है। वो भी इसके लिए दाद के काबिल है, उनको भी, उन लोगों को भी हम धन्यवाद देंगे इसके लिए। और इसमें आप देखिए, चाहे बैंक में जाइए, चाहे अब क्यों देखिए, तन पे कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, SC ST OBC के लिए कितनी परेशानी, बैंक लोन नहीं देते हैं उनको। अब जो जो जिनको लोन देते हैं वो ले लेके भाग जाते हैं। अगर गलती से किसी को लोन दे देंगे तो उनके वसूली के लिए तो बिल्कुल घर खोद लाएंगे उनका, अगर जरा सा डिले हो गया उनको बैंक लोन देने में। तो इससे वाकई बहुत हर तरफ से दबाव बन, लोगों को परेशानी हो रही है। इनको उठाने के लिए सबको आगे आना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, आरक्षण बचाना चाहिए इस तरह से। और जो इन्हीं झारखंड में जो किया गया है वो वाह, जो आपने कहा, वाह वाह करने के लायक है, तारीफ के लायक है। अब कुछ लोगों के लिए तो दर्द होएगा ही, जो विरोध करेंगे उसके लिए तो नहीं कुछ कहा जा सकता है। उन लोग अपना विरोध करते रहें, हम लोग इस जी लड़ाई को नवाज लड़ते साहब, रहें। नवाज साहब हम फिर जी आपके जी पास आएंगे। योगेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। योगेंद्र जी, झारखंड की सरकार की 3 बेहतरीन उपलब्धियां हैं जिनको धरातल से जोड़ के देखा जा सकता है और मूलभूत चीजें को परिवर्तन की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। पहला ये कि जो सरकारी विद्यालयों से पढ़ के आएगा उसको जॉब दिया जाएगा। दूसरा ये कि जब कहीं जॉब रह नहीं गए हैं, सारे जॉब को निजीकरण कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो स्टेट गवर्नमेंट के ठेके निकलते हैं उसमें ये रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। तो ये भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। और तीसरी बात, और जो सबसे बेहतरीन बात कही है हेमंत सोरेन ने, उन्होंने कहा कि राइट टू लैंड एक्ट, इसमें उन्होंने कहा कि वो जमीन, भूमि अधिकार कानून, जो जमीन एक्वायर की गई है और आज 5 साल तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो उन जमीनों को हम जो पहले उनके स्वामी रहे हैं, भूस्वामी रहे हैं, हम उन्हें वापस कर देंगे। तो ये तीनों क्रांतिकारी कदम है। इस क्रांतिकारी कदम की भूरि भूरि प्रशंसा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए योगेंद्र जी? ऑब्वियसली होनी चाहिए। और हेमंत सोरेन ने जो कार्य किया है इसको और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने की जरूरत है। यह सरकार जो हमारी केंद्र में है इसका संविधान बंच ऑफ थॉट से चलता है। और हेमंत जी ने जो अपना मैनिफेस्टो लागू किया है उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने लैंड की बात की, लैंड रिफॉर्मेशन के नाम पर इन्होंने, पिछली सरकार ने, भाजपा नीच सरकार ने वहां स्टेट में आप जाने कितने आदिवासियों को बेघर कर दिया था और ऐसी ऐसी शर्तें लाद दी थी जिनको कोर्ट भी नहीं सुन रही थी। वह एक बड़ा प्रसंग है और उसमें जाने कितने आदिवासी बेघर हो गए जो कि सैकड़ों साल से रहा करते थे, वो लैंड उनकी छिन गई। उसका भी इन्होंने, जो भाजपा नीच सरकारों ने जो कार्य किया था उसमें ये था कि वे वहां से बेघर किए जाए और व्यापारिक उपयोग से के लिए उसको प्रयोग में लाया। दूसरी बात, हेमंत सोरेन जी ने जो किया है वहां की पूरी वस्तुस्थिति को जानने के बाद भारत सरकार की ये नीति रही है कि इस बहुजन वर्ग को कहीं पर भी खड़े होने के लिए स्थान मत दो। जैसे इस क्रम में उसके कदम आए, वो कदम ये थे कि जितने भी प्रतिष्ठान थे जो कि सरकार के अंतर्गत थे, उनमें एक अच्छी भागीदारी के रूप में बहुजन वर्ग जाता है, वहां से इनको किस तरह से पलायित किया जाए। इन्होंने नए नए हथकंडे अपनाए। और विडंबना तो ये है, इस पूरे देश में कोई आवाज नहीं उठ रही है। BSNL चला गया, ONGC चला गया, या जितने भी रेलवे चली गई, रेलवे का जो है स्टेशन चला गया, ये सारे के सारे जितने भी प्रतिष्ठान हैं जहां पर की बहुजन समाज एक अच्छी भागीदारी रखता था और वह नौकरी में आने के बाद अपनी जो वर्तमान स्थिति है उससे उबरने का प्रयास करता, लेकिन उसको इन्होंने नीतिगत रूप से पूरे के पूरे देश को
एक भय दिखा करके और बेचना शुरू कर दिया, और देश का वह वर्ग जो कि जरा जरा सी बात पर रोड पर आ जाता है और जरा जरा सी बात पर उपद्रव करता है, वह इतने बड़े बड़े कांड केंद्र सरकार के करने के बाद एकजुट होकर के कभी आवाज नहीं उठाता। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस भारत के सबसे बड़े भाग को 25% के रिजर्वेशन देने की बात क्या करी, इनको बेचैनी होने लगी। इस बेचैनी के कारण समझ में आता, विद्यालय उनके, प्रशासन उनका, जुडिशरी उनकी और समग्र के समग्र संसाधन उनके, और इन संसाधनों पर किसी की सेंधमारी हो जाए ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो। जी 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 योगेन जी, फिर हम आपके पास आएंगे। योगेन जी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आपके पास आ रहे हैं। और ये बातें हुई, एक बात और हेमंत सोरेन जी ने एक बात और कही। एक बात ये कही कि जो जमीनें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं, उन जमीनों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो लैंडलेस लोग हैं वहां के, झारखंड के लोग, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर ये कहा जाता है तो देश के नागरिक हैं जो इसका विरोध करते हैं, जैसे योगेन जी कह रहे थे कि वो कुछ लोग उत्पात करना चाहते हैं, उदंडता करना चाहते हैं, तो उदंडता करने वाले लोग इस देश के देशभक्त तो नहीं होते। नागरिक हो अलग बात है, बहुत सारे लोग ऐसे नागरिक होते हैं और जो देश को हमेशा खतरे में डालने की कोशिश करते हैं, तो देशभक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते, देशद्रोही हो सकते हैं। तो क्या इनको देशद्रोही की संज्ञा में नहीं रखा जाना चाहिए, जो संवैधानिक अनुसार लिए गए कदम को, उठाए गए कदम का विरोध करते हो? जी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी। राणे साहब, ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, और जो भी लोग इस देश में रहते हों, अगर इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं या इस देश की जो सरकारें हैं वो संविधान को अगर यथावत लागू करने का प्रयास करती हैं, तो उसका अगर विरोध करते हैं, तो निश्चित रूप से वो संविधान का विरोध करते हैं, और जो संविधान का विरोध करता है उसको राष्ट्र विरोधी कहने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। नंबर एक। दूसरी चीज ये कि ये वो लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे तत्व हैं जो कभी भी संविधान को नहीं मानते रहे और रोज संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन करके संविधान की मूल भावना का अपमान करते रहे। आज भी हैं, उनके समर्थक भी हैं और वो लोग भी हैं। और ये वही लोग हैं जो बार बार, अगर बहुजन समाज के लोगों की सरकारें आती हैं और संविधान सम्मत कार्य करने का प्रयास करती हैं, तो वो संविधान के तीसरे पाए न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए लोगों के सहयोग से उसको रोक करके संविधान विरोधी काम करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको संविधान विरोधी कहना, राष्ट्र विरोधी कहना कहीं से भी अनुचित नहीं होगा। और ऐसे लोगों का, विशेष रूप से ऐसे लोगों को तो इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। कारण बता दें हम आपको कि ये भारत भूभाग जो है वह विश्व का सबसे प्राचीन भूभाग है, जिसको दक्कन का पठार कहते हैं, और उसको हम गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। जो गोंड, जो आदिवासी समुदाय है, वो कभी इस देश का, इस भूखंड का राजा रहा है, जो आज जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। आज सौभाग्य की बात है, उन्हीं आदिवासियों में से एक व्यक्ति उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन करके उन लोगों को उनका अधिकार देने का प्रयास कर रहा है। तो जो भी तत्व इस चीज का विरोध कर रहे हैं, वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको राष्ट्र विरोधी कहना ही तर्कसंगत है। जी जी, नवाब अली अकबर साहब आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की ये कोशिश करेंगे कि अगर ये देश के लिए संवैधानिक तौर पे लिया गया निर्णय मुख्यमंत्री जी जिसको कार्य रूप में परिणित करने जा रहे हैं, कार्यान्वित करने जा रहे हैं, उसका क्रियान्वयन रूप तैयार करने जा रहे हैं और क्रियान्वित करने जा रहे हैं, तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या हम उन्हें देशभक्त मान सकते हैं? जी, देशभक्त तो नहीं उन्हें कहा जा सकता, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है वो तो
ऐसा चल रहा है कि जो संविधान पे चलने की कोशिश करता है वो उसी को देशद्रोही कहने लगे और कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर फर्जी चार्जेस लगाए जाएं, उनको दबाया जाए, डराया जाए। अब जो भी अभी देखिए किसी चीज को लेके जो विरोध कोरोना से पहले विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कितनों को फर्जी जेल, फर्जी मुकदमे, ये सब करके उनको ये कहा जाने की कोशिश की जा रही है कि ये सब देशद्रोही। तो ऐसे में तो बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये वो, लेकिन वो उन्हीं ने अपना काम किया है, कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगर सच्ची लगन से करेंगे और थोड़ा से लोग भी ये सब अपना ओबीसी, इस वक्त जागने की जरूरत है एससी एसटी ओबीसी के लोगों को और एकजुट होने की जरूरत है। ये लोग अगर सब लोग एकजुट हो रहे हैं तो उनको हमें समझ से कि उनको इस तरह के कामों में आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं लग पाएगी, चाहे कोई कितना भी विरोध करता रहे, वो अपने मकसद में कामयाब होंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि वो इसमें कामयाब हों। और जिस तरह से आरक्षणों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है उसको सभी लोगों को लड़ने की जरूरत है और खुल के लड़ाई लड़ें, इसकी परवाह न करें कि वो देशद्रोह कह रहे हैं या देशद्रोही कहेंगे और फर्जी मुकदमे लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहाँ तक मुकदमे लगाए जाएंगे। जब सब लोग हाथ निकल पड़ेंगे तो वो यकीनन उनको कदम पीछे हटाना पड़ेंगे। जैसे अब यही देखिए सांसद हैं एमपी के, सब इन लोगों में ही अंदर से कहीं चिंगारी सुलग रही है। एक चिट्ठी लिख के और सबने विरोध प्रकट करना शुरू किया है। तो भाजपा ही के सांसद हैं, लेकिन अब इन लोगों को भी ये लोग कुछ दिन में ऐसे ही रहेगा तो देशद्रोही कहने लगेंगे, सांसद भी देशद्रोही है। ये तो कोशिश बहरहाल सबको मिलजुल के लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अब बिना लड़ाई लड़े काम नहीं चलेगा। जी जी जी, बिना लड़े काम नहीं चल पाएगा और ये लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। योगेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर ये लोग जिनको कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के लोग भी हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हिंदू हैं और बैकवर्ड के लोग भी हिंदू हैं, तो हम ये समझना चाहते हैं कि अगर ये हिंदू हैं तो इनके अधिकारों का विरोध करने वाले वो हिंदू तो फिर नहीं हो सकते। अगर वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, तो क्या वो यूरेशियाई नस्लों के लोग हैं जो इन हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू हैं, बैकवर्ड के लोग हिंदू हैं, उनके नस्लों का जो विरोध कर रहे हैं, ये क्या इस तरह के लोग हैं? क्या यूरेशियाई नस्लों के लोग हैं क्या? योगेंद्र जी, हम आपसे जवाब लें, लौट करके आते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे और पूरा जवाब तलाशेंगे कि जो हिंदुओं का, खास तौर शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, बैकवर्ड लोग के लोगों का, शेड्यूल कास्ट के लोगों का विरोध कर रहे हैं, अधिकारों का विरोध कर रहे हैं, और वो भी यूनिलेटरल नहीं, कोई इस तरह के अधिकार नहीं जो संविधान के प्रतिकूल हो। संविधान के अनुकूल दिए गए अधिकारों का अगर विरोध कर रहे हैं तो ऐसे लोग न तो हिंदू हो सकते हैं, न देशभक्त हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये यूरेशियाई नस्लें हैं जो हिंदू का चोला धारण करके हमारे बीच में घुसी हैं, घुस करके बैठी हुई हैं? हम आने के ब्रेक के बाद से आने पे आपका जवाब लेंगे। योगेंद्र जी, फिर योगेंद्र जी, हमारा क्वेश्चन आपने सुन लिया है तो आप जवाब दे दीजिए। जो हिंदुओं के अधिकारों का विरोध कर रही हैं वो क्या यूरेशियाई नस्लें हैं क्या? इनफैक्ट राणे साहब यूरेशिया से आए हैं और छल कपट से इस देश पर कब्जा किए हुए मुट्ठी भर लोग जब यहाँ के बहुजन समाज पर हावी होकर के सब काम अपने अपने मन मर्जी और मुताबिक, उनके लिए न तो संविधान है और न ही मानवता है। संविधान को दरकिनार कर उन्होंने सारे के सारे कार्य किए हैं। एक ज्वलंत उदाहरण आपका इस देश की न्यायपालिका का है, जो कि राम मंदिर का डिसीजन हिस्टोरिकल फैक्ट जानने के बाद से उस निर्णय को निर्णय नहीं मानेगा। यह एक जबरदस्ती थोपा हुआ निर्णय था। और जहां तक इन यूरेशियंस का भारतीय हिंदुओं की बात है, तो हिंदू अपने आप में एक, उसको धर्म के नाम पर रोपित करके इस जन समग्र को इन्होंने एकत्र करके अपनी केवल रोटी सेकने के लिए
एक उपादान बना रखा है। जो यहाँ का मूल निवासी है वो हिंदू हिंदू के छद्म में क्यों फंसता है? और सबसे विडंबना सबसे बड़ी तो ये है कि यह बहुसंख्यक वर्ग अपने हितों के ऊपर जागरूक ना हो करके जो इनके विरोधी तत्व हैं, जो यूरेशिया से आए हुए चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जिनको कि अगर ये भगाना चाहे तो भगा सकते हैं, उनकी सत्ता को स्वीकारते हैं, उनके तलवे चाटते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। यदि हम आप इस चीज को बताते हैं उन्हें तो स्वीकार्य नहीं होता। रही बात इस देश में एक हेमंत सोरेन के कार्य करने की, तो इस तरह के जाने कितने प्रयास होते रहेंगे और इन प्रयासों को हम समग्र रूप से हमें भी सड़क पर उतरना होगा। जिस तरह से ये भाजपा नीच सरकार किसी भी मुद्दे को जब उठाया जाए तो अपने पले हुए गुंडों को सड़क पर उतार, यहाँ तक कि पुलिस वालों के बीच में वर्दी पहना कर खड़ा कर देती है और उनके पक्ष में नारा लगाता है। हमें हेमंत सोरेन के लिए और इस अच्छे कार्य के लिए बहुसंख्यक वर्ग को जागरूक करके सड़कों पर उतरना होगा कि ये इस तरह की अगर कोई कार्यविधि लागू होती है बहुसंख्यक वर्ग को उठाने के लिए तो उसका हम सपोर्ट करते हैं। और केवल झारखंड नहीं, झारखंड तो एक छोटा सा प्रदेश है, ये समग्र देश में होना चाहिए। देश में इस बात का संदेश जाना चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग को अपनी मनमर्जी से ये ओरिजिन जो है दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सब कुछ तो अपनी मुट्ठी में कर रखा है। इक्का दुक्का प्रयास हो रहे हैं और इस तरह के जो हिम्मत वाले लोग, मुझे अच्छी तरह से पता है कि पार्लियामेंट में बैठने के बाद मैंने सेशन में चलते हुए देखा है कि बीजेपी के जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले, बैकवर्ड क्षेत्र से आने वाले, अनुसूचित वर्ग से आने वाले सांसद हैं, वो जैसे लगता है प्राइमरी स्कूल के क्या नाम है छात्र हैं, उनकी आवाज नहीं निकलती। उन्हें किसी मुद्दे पर बात की जाए तो वे अपनी अपनी कौमों का, अपने अपने वर्ग के साथ वो छल कर रहे हैं। उनको प्रतिनिधित्व जो दिया गया है वो गलत प्रतिनिधित्व दिया गया। योगेंद्र जी निश्चित तौर पे छल कर रहे हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, आप अपना ऑडियो खोल लीजिएगा, आपसे हम जवाब लेना चाहेंगे। हम आपसे भी समझेंगे कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड के लोग हिंदू हैं तो उनके संवैधानिक अधिकारों के विरोध करने वाले ये लोग फिर कौन है? जी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव। सबसे पहले तो हम यहाँ के मूल निवासियों को हिंदू मानते ही नहीं। हिंदू शब्द तो एक गाली है जो ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी के अगल बगल रहने वाले लोगों को एक निवासी के रूप में दिया गया था। एक मैंने किताब पढ़ी थी डॉक्टर रजनीकांत शास्त्री की, हिंदू जात का उत्थान एवं पतन, उसमें बड़ा विस्तार से हिंदू शब्द की व्याख्या दी गई। 19वीं शताब्दी के पहले कहीं भी प्रचलन में हिंदू शब्द नहीं था। आप इनका वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, ऋचाएं पढ़ लीजिए, रामायण महाभारत पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि मनुस्मृति पढ़ लीजिए, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं आया। ये अल्पसंख्यक हैं और क्योंकि इन्हें इस देश के संविधान के हिसाब से बहुसंख्यक के ऊपर शासन करना था, इस नाते बहुसंख्यक समाज को जो 6,743 जातियों में बटा था उसके ऊपर शासन करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए धर्म का सहारा लेकर के इनको हिंदू का चोला पहना दिया गया। अगर ये हिंदू हैं तो आखिर वो लोग कौन हैं जो हिंदू होकर के इनके अधिकारों का विरोध करते हैं? आखिर इस देश में सबके पास रिजर्वेशन है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण का रिजर्वेशन है, क्षत्रिय का रिजर्वेशन है, वैश्य का रिजर्वेशन है, तो आखिरकार में बहुसंख्यक समाज का फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं है, भागीदारी क्यों नहीं है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जिसको संविधान के हिसाब से उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसे जो विरोध कर रहा है वो खुद हिंदू नहीं है, वो अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहता है, वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, क्षत्रिय कहता है, वैश्य कहता है। हिंदू इन बहुसंख्यक समाज को 6,743 जातियों को हिंदू कहता है और धर्म के नाम पर इकट्ठा होकर के इनके वोट से अपना शासन सत्ता चला करके और इन्हीं के ऊपर अन्याय अत्याचार करता है। एक उदाहरण आपको बता दूं, आपने ये झारखंड का उदाहरण लिया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में इस देश की सबसे ज्यादा मिनरल आती है, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल आता है।
और उस रॉ मटेरियल के अधिकारों के लिए संविधान ने, बाबा साहब ने संविधान ने में उनके निवासियों को अधिकार दे रखा है कि वो जर जमीन और जंगल उनके अधिकार क्षेत्र में रहने चाहिए। लेकिन जब वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, उन्हें नक्सली कह करके यही हिंदुओं की सरकारें उनको मार देती हैं और नक्सली कहती हैं। तो आज जो सरकार में बैठे हुए लोग या उसको समर्थन करने वाले लोग आज इस बहुसंख्यक समाज के अधिकार में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, संविधान में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से हम हिंदू न मान करके राष्ट्र। जी जी जी। नवाब अली अकबर साहब, आपके पास हमारा, और एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये कौन पाजी है? सिखों को खालिस्तानी कह देता है, मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर देता है, शेड्यूल ट्राइब को नक्सलवादी घोषित कर देता है, शेड्यूल कास्ट को आरक्षणवादी घोषित कर देता है, बैकवर्ड को जातिवादी घोषित कर देता है, छत्री को सामंतवादी घोषित कर देता है, बनिया को पूंजीवादी घोषित कर देता है, और अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करता है, जो संविधान को मानता नहीं और न्यायिक चरित्र है नहीं। तो आखिर ये इस देश के तो फिर नहीं हो सकते। अगर सबको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस देश के तो नहीं हो सकते। आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, अगर इस देश के लिए जरा सा भी लोगों के लिए प्रेम होता, भाव होता, देशभक्त कहलाते अगर, तो इस तरह से देश को बर्बाद ना करते। देश की सारी संपदा बेची जा रही है और हर जो इतने सालों में, 70 सालों में बनाया गया था, वो सब इस 6 सालों में करीब करीब सभी लगभग खत्म होता जा रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं, सब जो लोग आवाजें उठाते हैं उनकी आवाजें दबाई जाती, और आरक्षण के लोग या SC ST के या OBC के लोग, जैसा भी आप कह रहे थे, खाली वोट लेने के लिए ये लोगों को हिंदू बना दिया जाता है और हिंदू, उसके बाद इन्हीं लोगों पर अत्याचार किया जाता है। इस तरह से आप देखिए कि कहीं किस परेशानी से जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, कि अभी जैसे इधर तो और ज्यादा परेशानी बढ़ने जा रही है कि सबकी नौकरियां छूटती जा रही हैं, रोजगार है नहीं कहीं पे, और किस तरह से लूट मची हुई है और किस तरह से परेशानी, खाना कपड़ा सबकी परेशानी है, और ये अपने को हर तरह से देशभक्त कह रहे हैं, जबकि कहीं से देशभक्ति की जरा सी भावना भी सामने नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी वो है कि इतनी बार झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे, तो इस तरह से ये सरकार से चल रही हैं और बड़े प्लान सबको भड़का रहे हैं, दिमागों को घुमाए हुए, अंधभक्तों की तरह सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कोई इसमें हिंदू का कहना यकीनन गलत होगा। इस वक्त सब SC ST OBC सबको एक प्लेटफॉर्म पे, मिनार्टी सबको एक प्लेटफॉर्म आप पे आके लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और वो यकीनन वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि सांसदों में भी एक चिंगारी उठी है विरोध की, इसको भी हवा देने की जरूरत है थोड़ा, कि इन लोगों के भी बल मिले, कि वहीं से, घर से ही शुरू हो रहा है। तो हम लोग भी इसको हर तरह से सपोर्ट करें और लड़ाई लड़ें, और बहुत ही गंभीर रूप से इस लड़ाई को फेस करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्जी मुकदमे भी लिखे जाएंगे लोगों पे, फर्जी जेल भी, थोड़ी जो संस्थाएं हैं उनका भी दुरुपयोग किया जाएगा। तो बहुत कायदे से लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये समझिए दूसरी आजादी की लड़ाई होगी भारत की, इनसे जी मुक्ति जी पाना। जी जी। चूंकि समय हमें इजाजत दे नहीं रहा है, लेकिन अतिथियों को भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि एक एक मिनट में आखिरी पंच लाइन सभी से ले लें। सबसे पहले योगेंद्र कुमार जी, आपसे पंच लाइन लेना चाहेंगे कि इस समय हेमंत सोरेन लोकतंत्र नायक के रूप में उभर रहे हैं कि नहीं उभर रहे? जी योगेंद्र जी, पंच लाइन। बेशक उभर रहे हैं, और बहुजन समाज को ये चाहिए ना, बहुजन समाज में मैं केवल उसको बाइफर्केट नहीं करता SC ST OBC, बल्कि समग्र जो आर्य और अनार्य हैं, आर्यों को छोड़ करके समग्र भारतीय अनार्यों को एकजुट होकर के और एक मुहिम चाहिए। इस तरह से मुट्ठी भर लोग
जो कि सजा याफ्ता होना चाहिए, वो देश के केंद्र में बैठे हुए सत्ता चला रहे हैं, प्रदेशों की सरकार संभाले हैं और इस बहुसंख्यक वर्ग को हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके वेलफेयर के लिए यदि कोई कार्य किया जाए उसमें ये अपनी तरह की अड़ंगेबाजी करके संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। उसपे एकजुट होकर के समग्र देश को और सड़कों पे उतरना चाहिए, संवैधानिक तरीके से इसका पुरजोर प्रतिरोध करना चाहिए ताकि जी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, आपकी पंचलाइन, हेमंत सोरेन लोकतंत्र नायक के रूप में उभर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से हेमंत सोरेन नायक के रूप में इसलिए उभर रहे हैं कि संविधान के हिसाब से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और हेमंत सोरेन ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक है, राजनीति के शीर्ष पर पहुंच करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हेमंत सोरेन को देखने के बाद इस देश के बहुजन समाज को चाहिए कि प्रदेश और केंद्र की सत्ता में भी अपनी सरकार बनाएं और अपनी समस्याओं का समाधान करें। हेमंत सोरेन को बहुत बधाई और साथ ही साथ उन सभी लोगों को बधाई जो संविधान सम्मत काम कर रहे हैं। जी नवाब अली अकबर साहब, हेमंत सोरेन के राह पे क्या? बिल्कुल हेमंत सोरेन, नवाब अली अकबर साहब, हेमंत सोरेन के राह पे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब स्टेट को भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं, जरूर चलना चाहिए, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे इसकी। यकीनन हेमंत सोरेन साहब दाद के काबिल हैं, उनको धन्यवाद देते हुए हम करेंगे कि इस क्रूरवादी सरकारों के खिलाफ देखते हुए भी, ऐसी हालात देखते हुए भी उन्होंने ऐसा फैसला लिया। यकीनन उनको सलाम करते हैं और उनकी इस मुहिम पे हम लोग शाना बशाना उनके साथ। यकीनन हेमंत सोरेन जी, आपको पूरा देश सलाम करता है और सलाम वो व्यक्ति भी करते हैं जिन्हें लोकतंत्र में भरोसा है। प्रणाम वो लोग करते हैं जिन्हें इस देश के एकता पे भरोसा है और साष्टांग वो लोग करते हैं जो इस देश की एकता को, देश की अछूतता को और देश की एकीकृत भावना को बनाए रखना चाहते हैं। और कम से कम वो लोग निश्चित तौर पे आपको अनुकरण करने के लिए, आपके इस जो कदम उठाए गए हैं, उस उठाए गए कदम का समर्थन करने के लिए अगर सड़कों पे आपके साथ उतरना पड़े तो पूरा देश आपके साथ सड़कों पे उतरने को तैयार है। हेमंत सोरेन जी, आपने दिखा दिया कि ये इस देश में लोकतंत्र है, किसी की बपौती नहीं है। 5 साल के लिए लोग आते हैं और संविधान के अनुसार उन्हें काम करना चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर नहीं करते हैं तो उनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं कि इस तरह से अभी जो जुडिशरी भी रोड़े अटका रही है, जुडिशरी रोड़े इसलिए अटका रही है कि जुडिशरी में प्रतिनिधित्व सबके नहीं है। और अगला हमारा मुहिम, दर्द भारत का मुहिम यही होगा कि जुडिशरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। ये काम भी उठना चाहिए, ये बात भी उठनी चाहिए। और उनके साथ साथ बधाई के पात्र वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनकी सोई हुई आत्मा कम से कम जगी तो सही। वो देश को बर्बाद होते हुए उनकी आत्मा ने धिक्कारा तो सही, देश को संभालने की जागरूकता उनके अंदर पैदा तो हुई। कम से कम जीते हुए जीत लाश में तब्दील नहीं हुए हैं। जिंदा रहने का जो आपने एक इशारा किया है, ये भी आपके लिए सलाम है, आपको वंदाम है। और आपके साहस को निश्चित तौर पे जो भी रोड़ा अटकाएगा, वो रोड़ा अटकाने वाली ताकतें निश्चित तौर पे भारत के देशभक्त तो नहीं हो सकती, देश के अनुकूल नहीं हो सकती। फिर हम आपसे मिलते रहेंगे इसी कार्यक्रम के साथ ज्वलंत मुद्दे पे बात करते हुए आप सभी के साथ जुड़ेंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और सभी मेहमानों का बहुत बहुत एक बार धन्यवाद, शुक्रिया। और सभी को फिर हम एक बार सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम।